मैं हूं आपके साथ जया शर्मा और हमारे इस खास कार्यक्रम आयुष्मान में जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर कुछ खास जानकारी दी जाती है। तो इसी कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर नितिन अवस्थी, जो सिद्धायु वेलनेस अवार्ड ए ग्रुप कंपनी वैद्यनाथ आयुर्वेद नागपुर के सीनियर आयुर्वेद सलाहकार, सर्जन, नाड़ी परीक्षण विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर नितिन, आपका बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के उपचार के बारे में। आयुर्वेद में भी बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज कैसे संभव है, इस सवाल का जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे और किस तरह से इलाज किया जाता है इस बारे में हम जानेंगे। अगर आप भी इस बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कार्यक्रम के दौरान आपके टीवी स्क्रीन पर सिद्धायु वेलनेस अवार्ड वैद्यनाथ आयुर्वेद नागपुर के फोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप भी कार्यक्रम के बाद इन नंबर पर कॉल करके डॉक्टर नितिन अवस्थी से सीधे सलाह ले सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर नितिन अवस्थी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे सर आयुर्वेद और एलोपैथी को लेकर होगा। आयुर्वेद जो कि 5000 साल पुरानी एक पारंपरिक चिकित्सा पद्धति है और एक तरफ एलोपैथी, इनमें अंतर क्या होता है और इसके साथ ही कितना अलग है आयुर्वेद एलोपैथी से? देखिए, आयुर्वेद जो प्राचीन पद्धति है और इसका पूरा जो डायग्नोसिस है और इसके साथ साथ इसका जो इलाज है वो हर्बल चीजों पे डिपेंड करता है। सारी हर्बल जो दवाइयां हैं, हमारी जड़ी बूटियां हैं, औषधि हैं, और इसका जो डायग्नोसिस भी है वो नाड़ी परीक्षा के द्वारा, पंचविध परीक्षा के द्वारा, 10विध परीक्षा के द्वारा किया जाता है। और इसके साथ साथ इसमें बहुत अच्छी एक चिकित्सा पद्धति है पंचकर्मा, जो आपको पूरी तरीके से डिटॉक्सिफाई करने में, रिजुनोवेट करने में और बहुत अच्छे आपके सारे वाइटल्स को एक्टिवेट करने के लिए बहुत हेल्प करती है। तो आयुर्वेद जो चिकित्सा पद्धति है वो नेचुरल चिकित्सा पद्धति है, थ्रू नेचर आपको ट्रीट करती है। और जहां तक एलोपैथी का सवाल है तो एलोपैथी चिकित्सा पद्धति जो है वो अपने अलग टर्म्स पे या अपनी अलग टेक्निक्स पे काम करती है। जैसे इसमें इमरजेंसी चिकित्सा है तो ये एंटायरली डिफरेंट है। हम इंजेक्टेबल्स नहीं देते हैं, हमारे पास आईसीयू का वो नहीं होता है, हम बीमारियों को रोग जड़ से ट्रीट करने में भरोसा रखते हैं। जबकि जो एलोपैथी चिकित्सा है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करती है, आपके जो सिम्टम है आपको उसी पे ट्रीटमेंट देती है। वैसे आयुर्वेद काम नहीं करता। आयुर्वेद आपको जड़ से ठीक करने में और आपकी बीमारियों के दोषों को जान के, जैसे वात, पित्त और कफ हमारी 3 जो स्तंभ है आयुर्वेद के, उन दोषों को कैसे बैलेंस करना है आपके शरीर में, इस पे मेनली वर्क करता है, जिससे बीमारियां आपको होती नहीं है। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आयुर्वेद आपको बीमार होने से पहले ही ठीक करने के लिए भी आपको निर्देशित करता है। इसका एक बहुत अच्छा आयुर्वेद का एक उद्देश्य है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। इसमें बताया गया है कि स्वस्थ लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा पहला एम है, जिससे कोई बीमारी ना पड़े। तो ये बहुत बड़ा एक जन सामान्य के लिए बहुत बड़ा एक प्रोग्राम है, जिसमें हम बीमारी ना होंगे तो फिर जाएंगे ही नहीं। और दूसरा है अगर कोई बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट करना। तो ये एलोपैथी से एकदम डिफरेंट है, इसकी अप्रोच डिफरेंट है, इसके उद्देश्य डिफरेंट है। बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है कि किस तरह से एलोपैथी और आयुर्वेद में बहुत अंतर है, बिल्कुल भी एक जैसा नहीं है। आयुर्वेद में जैसा कि आपने पूरा विस्तार से हमें बताया कि किस तरह से प्राकृतिक रूप से मरीज का इलाज किया जाता है, एलोपैथी में ऐसा नहीं होता, बहुत भिन्नताएं हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगी सर, और भी कई सवाल हैं, बीमारियों को लेकर भी हम बात करेंगे, लेकिन आयुर्वेद के संबंध में कुछ भ्रांतियाँ भी हैं लोगों के दिमाग में। उन भ्रांतियों को मैं चाहूँगी कि आज इस कार्यक्रम के जरिए आप दूर कर दीजिए। कुछ भ्रांतियाँ इस तरह की है कि आयुर्वेद में भी एक्सपायरी डेट होती है, इसकी भी मेडिसिन एक्सपायर हो जाती है, या जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो आयुर्वेदिक इलाज नहीं ले सकते। कुछ इस तरह की भी बातें लोगों के मुंह से हमने सुनी है। तो जरा इन भ्रांतियों को दूर करिए सर। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि इन भ्रांतियों के कारण ही बहुत सारे जो लोग हैं वो हम तक पहुंच ही नहीं पाते हैं और उसके कारण वो ट्रीटमेंट नहीं ले पाते। तो जहां तक आपने जो पहली बात कही कि नॉन वेजिटेरियन इसको ट्रीट नहीं करा सकते, ऐसा कोई भी क्लॉज नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि नॉन वेजिटेरियन ट्रीट नहीं करा सकते हैं। बिल्कुल नॉन वेजिटेरियन लोग भी इसको अपने को ट्रीट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात आपने पूछी कि मेडिसिन की एक्सपायरी डेट, हाँ एक्सपायरी डेट होती है, क्योंकि हर जो हर्बल मेडिसिन है उसकी एक सेल्फ लाइफ होती है, क्योंकि वो जब तक ही आपको असर करती है जब तक उसके जो इंग्रेडिएंट हैं वो एक्टिवेट रहेंगे। अगर वो इंग्रेडिएंट एक्टिवेट नहीं रहेंगे तो वो आपको फायदा नहीं करेंगे, चाहे वो किसी भी फॉर्म में किसी भी मेडिसिन में हो। सो इसकी भी सेल्फ लाइफ होती है और उन सेल्फ लाइफ तक वो मेडिसिन बहुत अच्छा आपको काम करती है। जैसे कि
आपने देखा होगा बहुत सारी सब्जियां होती हैं, हम आजकल बात करते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट हमको बहुत मिलना चाहिए, सब्जियों में होता है, पर वो कब तक मिलना चाहिए? जब तक हम 3 घंटा या 2 घंटा तक वो खेत से हमारे पास में आ जाए, तभी तक हमको उन एंटीऑक्सीडेंट का उपयोग मिल सकता है, फायदा मिल सकता है। और हमारे पास जब वो सब्जियां बासी हो जाती हैं तो उन एंटीऑक्सीडेंट का हमारे पास कोई यूज नहीं होता और मिलता भी नहीं है। ऐसा ही एक बहुत बड़ा मिथ है कि आयुर्वेद दवाइयों में मेटल होता है। आयुर्वेद दवाइयों में मेटल डायरेक्ट नहीं होता है, उनकी भस्म होती है, और बहुत सारी दवाइयों में भस्में भी नहीं होती हैं, प्लेन हर्बल मेडिसिन बनाई जाती है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि डॉक्टर से डायग्नोस करिए, ट्रस्ट करिए। हम लोग, ये इतनी प्राचीन पद्धति है और इनकी जांचें भी इतनी अच्छे से होती हैं इन भस्मों की कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी महीन जांच करके इन भस्मों को बनाया जाता है और फिर उनको दवाइयों में मिलाया जाता है। तो मुझे इसमें कोई भी ऐसा नहीं लगता है कि ये दवाइयां कुछ नुकसान कर सकती है। हाँ, और एक मिथ होता है कि आयुर्वेद की दवाइयां बहुत ठंडी होती हैं या बहुत गर्म कर सकती हैं, या आयुर्वेदिक दवाइयां सिर्फ सेक्सुअल डिसऑर्डर्स पे ही काम करती हैं। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। कोई दवाई ठंडी नहीं होती है, कोई दवाई गर्म नहीं होती है, और न कोई दवाई सिर्फ सेक्सुअल डिसऑर्डर पे ही काम करती है। इसमें सबसे अच्छी और प्रामाणिक बात यह है कि आप अपने डॉक्टर से इसको प्रॉपर डायग्नोस कराइए, और डायग्नोसिस करा के आप फिर इन दवाइयों को लीजिए। आप अपने मन से या स्वयं चिकित्सा मत करिए, इससे आपको नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसके लिए बहुत सारी टेस्टेड होती हैं, जैसे नाड़ी परीक्षा है या इसके लिए पंचविध परीक्षा है। उसके बाद आपकी प्रकृति हम देखते हैं, मेडिसिन की प्रकृति देखते हैं, रोग की प्रकृति देखते हैं, और उसके बाद दवाइयों को डिसाइड करते हैं कि आपको कैसे देना है। तो इसके हिसाब से आपको इन डायग्नोसिस प्रोसेस को पार करके ही मेडिसिन लेना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आपको एक अच्छा आयुर्वेद कंसल्टेंट जरूरी है, जिसको नाड़ी परीक्षा आती हो, जिसको प्रॉपर डायग्नोसिस आती हो, और फिर उसके बाद आप इन दवाइयों को लीजिए। आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई मिथ आपका जो है, जितने भी मैंने बताए हैं, ये कोई भी मिथ उसमें शामिल नहीं होंगे, और आप एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। बिल्कुल, और ये ज़रूरी भी है सर, चाहे आप एलोपैथी से इलाज लीजिए या फिर आप आयुर्वेद के ज़रिए ट्रीटमेंट करवाइए, लेकिन ट्रस्ट जो आपने कहा है, अपने डॉक्टर पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। और कुछ लोगों के मुंह से तो मैंने ये तक सुना है कि आयुर्वेद से अगर इलाज करवा रहे हैं तो ये तो भाग्य का खेल है, आप अगर भाग्यशाली होंगे तो आयुर्वेद से ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये जो भ्रांतियाँ हैं, ये आज आपने दूर कर दी। हमारे जो दर्शक देख रहे होंगे सर, निश्चित रूप से आज पूरी तरह से आश्वस्त होंगे। अगला सवाल मेरा ये है डॉक्टर नितिन, के गट हेल्थ को लेकर हम बात कर रहे हैं, बहुत तरह के डिस्कशन इसे लेकर होते हैं। आयुर्वेद में इसका क्या सॉल्यूशन है, किस तरह से इसे ट्रीटमेंट इसको लेकर किया जाता है? जी, आजकल बहुत बात हो रही है गट हेल्थ को लेके। आप कहीं भी जाइए तो सोशल मीडिया पे या जहां भी देखिए, गट हेल्थ के बारे में बहुत बात हो रही है। बट ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, या रॉकेट कोई वर्ड नहीं आ गया है। आयुर्वेद में तो बोला ही जाता है उदरम ही मूलम, मतलब हमारा जो उदर है, हमारा जो एब्डोमेन है, वही हमारी बीमारियों का मूल है। हम अगर उसको ठीक रखेंगे तो हम बीमारियों को बहुत अच्छे तरीके से ठीक कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि हमारी जो पंचकर्मा टेक्निक्स है या पंचकर्मा थेरेपीज है, उसमें एक बस्ती चिकित्सा होती है जो सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए सक्षम है। हम उसको आयुर्वेद में अर्ध चिकित्सा भी बोलते हैं, जो किसी भी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में सक्षमता रखता है। तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग उस पंचकर्मा टेक्निक्स को करें, जिससे हमारी गट हेल्थ क्लीन रहे। और मैं आपको बोलूंगा कि गट को ठीक करने के लिए बस्ती है, विरेचन है, और बहुत सारी आयुर्वेदिक ऐसी दवाइयां हैं जिसके द्वारा अपनी गट को हेल्दी रख सकते हैं। बहुत से ऐसे प्रोबायोटिक फूड हैं, सुपर फूड हैं, जिनका उपयोग करके भी आप अपनी गट को अच्छा रख सकते हैं। और बहुत सारे प्रिकॉशन भी आपको लेना चाहिए, जैसे कि आपको खाने पे बहुत नियंत्रण रखना चाहिए, अपना संतुलित आहार लेना चाहिए, समय से खाना चाहिए, समय से उठना चाहिए, और पानी का प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी चीज़ों भी, दूध जैसे पीते हैं, घी आप खाते हैं, गुड़ का उपयोग है, इन चीज़ों का भी समुचित उपयोग करना चाहिए। जंक फूड से बचना चाहिए। आजकल बहुत सारा जो फूड है, हम चाइनीज फूड खा रहे हैं, हम साउथ इंडियन फूड खा रहे हैं, हम इटालियन फूड खा रहे हैं। इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के अपने डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए, क्योंकि आज हम हमारी हेल्थ को देखे बिना ही हम चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। पैक्ड चीज़ें बहुत यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक में खाना खा रहे हैं, तो हमारी हेल्थ इससे अच्छी नहीं होने वाली है। तो हम बीमार पड़ने के पहले ही हमारी गट को क्लीन रखें, पंचकर्मा ट्रीटमेंट कराएं। और अगर आप बीमार पड़ गए हैं तो आप अपनी गट को क्लीन कराने के लिए पंचकर्मा ट्रीटमेंट लीजिए। इससे आपकी गट क्लीन हो जाएगी और आप स्वस्थ रहेंगे।
बिल्कुल सर, ये ज़रूरी भी है कि आप अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करिए, तभी जाकर आप बीमारियों से दूर रह पाएंगे। सर, अगर मैं बात हृदय रोगों की करूं, तो वर्तमान में हम देख रहे हैं कि हार्ट अटैक के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और उसमें तो कोई एज लिमिट रह ही नहीं गई है। आजकल छोटे से छोटे बच्चों को हृदय रोगों की समस्या होने लगी है। साइलेंट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बुजुर्गों तक अभी सीमित नहीं है, मिडिल एज में भी आ रहा है, और अगर आप 17-18 की एज में हैं तो उसमें भी आपको हृदय से संबंधित कोई रोग हो सकते हैं। तो आयुर्वेद में हृदय रोगों का क्या इलाज है और कौन करा सकता है, कैसे उसका ट्रीटमेंट होता है सर? आयुर्वेद में हृदय रोगों का बहुत अच्छा इलाज है और इसको हर उम्र का जो व्यक्ति है वो करा सकता है। इसके लिए मुख्यतः बात यह है कि आप अपने डॉक्टर से आके नाड़ी परीक्षा कराइए। नाड़ी परीक्षा करा के डॉक्टर तय करेंगे कि आपको हृदय रोग है या नहीं है। अगर पुराना ट्रीटमेंट चल रहा है तो उन ट्रीटमेंटों के बेस पे आपको वो अपने तरीकों से डायग्नोस करेंगे। और पंचकर्मा थेरेपीज में हृदय बस्ती है या बहुत सारे आयुर्वेद के प्राचीन जो औषधि है, योगेंद्र रस है या प्रभाकर वटी है, हृदयार्णव रस है, अश्वगंधा है, अर्जुनारिष्ट है, इन चीजों का उपयोग करके आपके हृदय को वो स्वस्थ बना सकते हैं। बट इसके साथ साथ अगर आप बीमार नहीं भी हैं और अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से मिलके इस हृदय बस्ती को हर 6 महीने में एक बार कराते रहिए। आपका जो हार्ट है, आपका जो हृदय है, वो स्वस्थ रहेगा। इसके साथ साथ जो इसके साथ में होने वाले जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि ओबेसिटी है या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना है, डायबिटीज है, बीपी है, अगर आपको ये भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो आप इनको भी ठीक रखिए। इनसे भी हृदय रोग होने की संभावनाएं होती है। इसके साथ साथ हमारे खाने, आहार विहार और व्यवहार, जो हमारा आहार है उसको भी संतुलित करिए। बहुत ऑयली फूड, बहुत नमक वाला खाना, बहुत शुगर वाला खाना, तेल का उपयोग, बहुत ज्यादा हम रिफाइंड ऑयल खा रहे हैं या कौन सा ऑयल खा रहे हैं, उसको प्रॉपर तरीके से डॉक्टर को बता के सही सलाह लीजिए। और बहुत सारे जो हम व्यसन करते हैं, जैसे कि स्मोकिंग है या ड्रिंकिंग है, लेट नाइट सो रहे हैं, बहुत नींद पूरी नहीं हो रही है, एग्जर्शन कर रहे हैं, हमको हमारी लाइफस्टाइल को बहुत संतुलित करना पड़ेगा, जब ही हम हृदय रोग से बच सकते हैं। इसके अलावा आप जिम जो बहुत सारे लड़के करते हैं, मैं उनके लिए बहुत अच्छी बात बोलना चाहूंगा। प्रोटीन का उपयोग करते हैं मसल बनाने के लिए या अपनी बॉडी को फिट दिखाने के लिए, तो इन प्रोटीन की भी आवश्यकता आपको कितनी है वो एक बार अपने डॉक्टर से समझ के ही ले। ऐसे ही व्यर्थ में उनको लेके अपने हार्ट पे वो लोड ना बढ़ाएं। जैसे और बाकी के लोग जो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं वो एक्सरसाइज भी लिमिटेड करें। हमारा शरीर कोई मशीन नहीं है कि आप उसको 2 घंटा 3 घंटा एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको वो भी लिमिटेड करनी पड़ेगी। हर चीज सीमा में, दायरे में बहुत अच्छी होती है। उसके बाद अगर हम चीजों को करेंगे तो आपको डेफिनेटली हार्ट रोगों से बचाव करने में सहायता नहीं मिलेगी। तो इसलिए अपनी लाइफस्टाइल को अच्छा कीजिए, व्यसनों से दूर रहिए। अगर आपको डायबिटीज, बीपी या कोलेस्ट्रॉल है तो उनको ठीक रखिए। और अगर आपको हार्ट डिसीज हो गई है तो भी आयुर्वेद में इसके बहुत अच्छे इलाज हैं। मैंने हृदय बस्ती आपको बताया। और अगर आपको ये सब नहीं भी है तो आप ब्लेस्ड हैं। आप आइए, हम आपके हार्ट को अच्छा रखने के लिए आपको हर 6 महीने में थेरेपी कराएंगे, आपको दवाइयाँ कुछ खिलाएंगे, नेचुरल सप्लीमेंट्स देंगे, जिससे आपका हृदय सुचारू रूप से काम करे, अच्छे से धड़के आपका दिल। अच्छे से धड़केगा आपका दिल। सर, आपने ये तो बता दिया कि कैसे दिल को आप संतुलित रख सकते हैं, लेकिन समझने की ज़रूरत है। अभी आपने कहा आहार विहार और व्यवहार आपका ठीक होना चाहिए, लेकिन मैं आपसे समझना चाहूँगी लाइफस्टाइल को लेकर बहुत सी बातें आपने कही। सर, अगर आप अपने हृदय रोग से बचना चाहते हैं तो लाइफस्टाइल अगर आपका ठीक नहीं है और अगर आप किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट आयुर्वेद के जरिए ही लेना चाहते हैं तो फिर क्या किया जाए? कैसे आजकल की लाइफस्टाइल में आयुर्वेद में हम फिट हो सकते हैं? कैसे होगा, ये कैसे पॉसिबल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और यही जो क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है पूरी बीमारियों से आपको ठीक रख सकता है। तो मैं इसके लिए बताऊं आपको, हम आजकल लाइफस्टाइल हमारी इतनी सेडेंटरी हो गई है कि उसके कारण ही हम बहुत सारी बीमारियों के पास पहुंच जा रहे हैं। जैसे कि हम योगा नहीं कर रहे हैं, योग नहीं कर रहे हैं, हम प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, हमारी फिजिकली एक्टिविटी खत्म हो गई है। स्मोकिंग कर रहे हैं, हम ड्रिंक्स कर रहे हैं, खाना अनइवन खा रहे हैं, हमारी लाइफ और सो नहीं रहे हैं, नींद प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, पानी का इस्तेमाल सही नहीं कर रहे हैं, जितना पानी हमको पीना चाहिए उससे कम पानी हम पी रहे हैं, बहुत ज़्यादा जागना, बहुत ज़्यादा सोना, बहुत इन अनियमितताओं के कारण लाइफस्टाइल की, उससे कारण हमको बहुत सारी डिसीजेज होती है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए हमको हमारी लाइफस्टाइल को संतुलित करना चाहिए, और आजकल की लाइफस्टाइल में हम उसको बिल्कुल फिट कर सकते हैं। तो मैं आपको 2-3 टिप्स बताता हूँ
जो आपकी लाइफस्टाइल को अच्छा रख सकती है। सबसे अच्छा है समय से सोइए और समय से उठिए। उसके साथ साथ पानी का संतुलित, जितना पानी आपको जरूरी है, एक एडल्ट को 3 से 3.5 लीटर पानी रेगुलर रोजाना पीना चाहिए। अगर आपकी उसकी फिजिकल एक्टिविटी है या नहीं है, फिर अगर नहीं ज़्यादा है तो आप डॉक्टर की सलाह लेके अपने पानी का इंटेक संतुलित करा सकते हैं। इसमें महिलाओं को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। वो लोग पानी का इंटेक बहुत कम रखते हैं, जिससे कारण यूटीआईज या यौन रोग होने की संभावनाएं बहुत होती हैं और उनसे वो ग्रसित होती हैं। तो इसलिए पानी का इंटेक महिलाओं को विशेषकर बहुत ध्यान रखने की जरूरी है। तीसरी मुख्य बात है कि नींद प्रॉपर होनी चाहिए। 6 से 8 घंटा हमको रोज सोना है और साउंड स्लीप होनी चाहिए विदाउट डिस्टरबेंस। ये 3 चीजों को ही अगर आप प्रॉपरली सही इस्तेमाल करेंगे, अपनी लाइफ में इसको उतारेंगे, तो आपको किसी भी प्रकार की बीमारी होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और चौथा है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फूड। हमारा संतुलित आहार हमको लेना है। बहुत ज्यादा बाहर का खाना या बहुत ज्यादा ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, इटालियन फूड, जंक फूड या पास्ता खा रहे हैं हम, इन चीजों से हमको थोड़ा बचना चाहिए। हमारी गट के लिए क्या अच्छा है, हम किस देश में रह रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, हमारे लिए वहाँ का खाना कैसे अभ्यस्त हो सकता है, कैसे हम उस खाने के लिए बने हैं, इन चीजों को ध्यान में रख के हमको उन फूड को लेना चाहिए। इसके लिए आपको एक आयुर्वेदिक कंसल्टेंट बहुत अच्छे से समझा सकता है, बहुत अच्छे से बता सकता है। तो इन लाइफस्टाइल कि जो चेंजेस हैं उसको करके आप आयुर्वेद लाइफस्टाइल में आएंगे और आपको डेफिनेटली बीमारियों से दूर रखने में लाइफस्टाइल मदद करेगी। और अगर आपको कोई बीमारी हो भी गई है तो भी आपको ये लाइफस्टाइल उससे दूर करने में बहुत मदद करेगी। तो अच्छी लाइफस्टाइल रखिए, संतुलित जीवन बिताइए और स्वस्थ रहिए। डॉक्टर नितिन, लेकिन बच्चों को लेकर क्या किया जाए, क्योंकि बड़े लोग तो अपनी लाइफस्टाइल को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की अगर बात की जाए तो उन्हें बाहर का खाना आजकल ज़्यादा पसंद आने लगा है, जंक फूड वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं और उनकी ज़िद के आगे फिर पेरेंट्स को भी झुकना पड़ता है। ऐसे में इन चीज़ों का असर उनकी हेल्थ पर भी होता है, उनके माइंड पर भी होता है। शारीरिक या मानसिक विकास बच्चों का किस तरह से हो, आयुर्वेद में इसे लेकर क्या पद्धति अपनाई जाती है या कैसे कौन सी प्रोसेस होती है, वो भी जरा हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बच्चों के लिए, बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन का एक बहुत अच्छा तरीका बताया गया है, जो 0 से 16 तक के उम्र के बच्चे ले सकते हैं, जिससे आपके बच्चे की जो मानसिक और शारीरिक हेल्थ है वो बहुत स्ट्रांग बनेगी। इसका उपयोग आप अपने बच्चे के जन्म के तुरंत बाद से करा सकते हैं और कोई भी बच्चा, स्वस्थ बच्चा, इसको ले सकता है। इसके साथ साथ आप अपने बच्चे के शारीरिक और मानसिक हेल्थ के लिए उनको मोबाइल से दूर रखिए। आजकल मोबाइल का बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है, बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं। उसके साथ साथ चाइल्ड ओबेसिटी बहुत हो रही है। उसका कारण है फूड, जो वो खाना खा रहे हैं उनको समझाइए, उनको बताइए, उनको गाइड कीजिए। बच्चे समझते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं अगर हम प्रॉपर तरीके से उनको बताएं। जैसे पिज्ज़ा का उपयोग है, पास्ता वो खा रहे हैं, बर्गर खाने का शौक है। आजकल छोटे बच्चे कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे हैं, जो उनकी गट के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और अगर बच्चे का विकास उसके जन्म के समय या उसके थोड़े 5 साल के बाद से अगर खराब होने लगेगा तो आगे चल के वो कितना इम्यूनिटी डेवलप कर पाएगा। अब जन्म से ही उसको बीमारियां लग जाएंगी। आजकल चाइल्ड ओबेसिटी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है, जो बहुत सारे बच्चों को हो रहा है। उसका मुख्य कारण है खान पान का सही नहीं होना। उसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनके लिए बहुत सारी मेडिसिन हैं, बहुत इम्यूनिटी के दवाइयाँ हैं, उसके साथ एपेटाइट की बहुत सारी मेडिसिन हैं। उसके अलावा उनके जो कॉमन बीमारियां होती है, जैसे कफ कोल्ड होता है, किसी किसी को बहुत फ्रीक्वेंट होता है, इसका मेन कारण है कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं होती है। तो हमें उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए या उनके इन डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए भी ठीक करके दवाई डॉक्टर से लेनी चाहिए। पर स्वर्ण प्राशन में ऐसा उपाय आपको बता रहा हूँ जो बहुत रामबाण है। अगर हर बच्चा इसको लेगा तो उसका शारीरिक और मानसिक विकास होना, बहुत अच्छा होना निश्चित है। डॉक्टर नितिन, अगर हम आयुर्वेद के तरीके से ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसके लिए परहेज कितना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार लोग क्या करते हैं, चाहे आप एलोपैथी की बात कर लीजिए या आयुर्वेद की बात कर लीजिए, ट्रीटमेंट लेते हैं, उनको अपनी जो बीमारी है उसे जड़ से खत्म करना है, लेकिन परहेज करने में हिचक जाते हैं। हम ये नहीं, ये तो हम खाते ही हैं, हमारी तो खट्टा खाने की आदत है, या हम अचार तो खाते हैं, इस तरह की कई तरह की बातें निकलती। तो परहेज कितना ज़रूरी है अगर आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो? देखिए, अगर आप बीमारी को बढ़ाने वाली चीजें लेते रहेंगे और दवाइयां भी लेते रहेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो 0 ही होगा, कुछ उसका फायदा होने वाला नहीं है। तो आपको जिन बीमारियां जो होने वाली है
है ना, वो कारणों से आपको बचना पड़ेगा। बेस्ट ट्रीटमेंट उसको बोलते हैं कि आप जो बीमारी के जितने भी कारण हैं उनको आपको पहले रोकना पड़ेगा, तब जाके आप मेडिसिन लेंगे, तब फायदा होगा। और जहां तक के बात है कि हम हमारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से या हम चीजों को पसंद करते हैं और छोड़ नहीं सकते हैं, तो मेरा एक बहुत अच्छा सेंटेंस है, मैं अपने हर पेशेंट को बोलता हूं कि ये दवाई है, मिठाई नहीं है। आप मिठाई को रोक सकते हैं, मिठाई को चेंज कर सकते हैं, आप दवाई को ना नहीं बोल सकते हैं। डॉक्टर जैसे बता रहे हैं आपको वैसी दवा लेना है, ये सोचना ही नहीं है कि उसका टेस्ट कैसा है, उसकी सुगंध कैसी है, उसकी क्वांटिटी क्या है। आपकी हेल्थ के लिए जो बेस्ट हो सकता है वो करिए, उसमें जो जो आपको डॉक्टर्स बताते हैं वो उपयोग करिए। जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता है आयुर्वेद में कि खट्टा नहीं खाने डॉक्टर बोलते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। हर बीमारी के लिए नहीं बोलते हैं डॉक्टर कि खट्टा नहीं खाना चाहिए, ये बहुत टेक्निकल है। और क्यों बोलते हैं उसको भी समझना बहुत जरूरी है कि ये डॉक्टर्स क्यों मना करते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको वो डायग्नोस करके उन चीजों को समझ के डॉक्टर बोलते हैं कि आपके लिए सही नहीं है, आपको नहीं लेना चाहिए। जैसे रात में चावल नहीं खाना चाहिए, रात में सलाद का उपयोग नहीं करना चाहिए, है ना, पानी का इंटेक 8 बजे के बाद थोड़ा कम करना चाहिए, जंक फूड से बचनी चाहिए, और दिन में भी जो हम खाना खा रहे हैं वो हेल्दी गर्म खाना खाना चाहिए, हरी पत्तेदार सब्जियां उसमें होनी चाहिए सब। और सबसे खास बात है इनका समय होना चाहिए जी। अगर इन समय से आप खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। सर 2 सवाल है मेरे, मैं एक साथ आपसे पूछ लेती हूँ। एक तो आपने बताया कि क्या क्या परहेज करना चाहिए, लेकिन उन लोगों के लिए क्या सलाह आप देना चाहेंगे जो आयुर्वेद के जरिए ट्रीटमेंट भी लेते हैं लेकिन अपने नशे की आदत, चाहे स्मोकिंग हो या ड्रिंकिंग हो, उसे दूर नहीं कर पा रहे हैं? क्या इसका भी परहेज होना ज़रूरी है? और इसके साथ ही ये कि अभी वर्तमान परिदृश्य में अगर हम देखें तो आयुर्वेद के प्रति लोगों का विश्वास, उनका भरोसा कितना बढ़ने लगा है? जो भ्रांतियां थी क्या आपको वो दूर होती नजर आ रही हैं? लोग अब रुख कर रहे हैं आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की तरफ? ठीक है, मैं आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूं जी। कि जो लोग स्मोकिंग या ड्रिंकिंग चाहते हैं कि हम ना छोड़ें और ऐसे चल सकते हैं, तो नहीं हो सकता ऐसे। ये चीज खराब है, ये चीज शरीर को खराब करती है और आपको इनको रोकना, इनको बंद करना ही जरूरी है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है, तो इनको आपको बंद करना पड़ेगा। दूसरा, आपने क्वेश्चन पूछा कि लोग आयुर्वेद की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसका कारण तो मैं बताना चाहूंगा आपको, एक कोविड के बाद से ही एक बहुत बड़ा जो फुटफॉल है वो आयुर्वेदिक चिकित्सकों की तरफ या आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ बढ़ रहा है। उसका कारण ये है कि कोविड के टाइम में हमने देखा है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम था लोगों की इम्यूनिटी जो डेवलप नहीं थी, जिसके कारण ही कोविड बहुत सारे लोगों पर असर करा या उनको हुआ। तो उसके कारण से हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं लोगों ने जाना, और इसके लिए आयुर्वेद से बेस्ट जो है वो कोई चीज नहीं हो सकती। मैंने आपको पहले ही बताया कि आयुर्वेद बिलीव करता है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करना। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके शरीर की इम्यूनिटी को डेवलप किया जाए, और उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अश्वगंधा है या आप च्यवनप्राश का उपयोग है, गुड़ूची है, नीम है, हल्दी है, अदरक है, इन चीजों का संतुलित उपयोग करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। तो इन्हीं सब कारणों को लोगों ने देखा है, उन्हें समझा है कि नहीं, हम इस पर ट्रस्ट करके इससे आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे रोगी जो हैं अभी आने लगे हैं, बहुत सारे स्वस्थ लोग भी आ रहे हैं कि नहीं, हमको स्वस्थ रहना है, हमको नहीं करना है, हमको कोई बिल्कुल। और सर यही कारण है क्योंकि आयुर्वेद में प्राकृतिक और बेहद सुरक्षित तरीके से ट्रीटमेंट होता है, इसीलिए ही लोग इतना रुख अब करने लगे हैं, आयुर्वेद पर भरोसा अब लोगों का बढ़ने लगा है। बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर नितिन, बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए और आयुर्वेद के बारे में इतने विस्तारपूर्ण तरीके से बताने के लिए। इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम आयुष्मान में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के ताजा अपडेट के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।